नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट की। जी हां, उसी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जिसका उद्घाटन इसी साल 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन महज 5 महीने के भीतर ही 11,282 करोड़ का ये मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट पहली ही बारिश में पानी पानी हो गया। रनवे से लेकर टर्मिनल तक इस भारी जलभराव ने जहां निर्माण की क्वालिटी और ड्रेनेज सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या अब एयरपोर्ट पर नाव चलेगी। आम आदमी पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत बताया है। हालांकि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली योगी सरकार ने मामले का तुरंत कड़ा संज्ञान लिया और सख्त एक्शन के निर्देश जारी कर दिए। लेकिन विपक्ष इस आपदा को महाभ्रष्टाचार का प्रमाण बताकर अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने में जुटा हुआ है। तो क्या जेवर एयरपोर्ट का यह हाल सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे अफसरों की घोर लापरवाही? इसी पर शुरू करेंगे यूपी की सबसे बड़ी बहस, जेवर पर जंग, सियासत या सच। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट पर जल भराव पर बवाल, मोदी का निर्माण, योगी पर क्यों सवाल? विरोधियों ने भ्रष्टाचार का प्रमाण बताया, अथॉरिटी की सफाई पर माहौल गरमाया। ये तस्वीरें जेवर एयरपोर्ट की हैं। जी हां, उसी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जिसका उद्घाटन हाल ही में यानी 28 मार्च 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। करीब 11,282 करोड़ की भारी भरकम लागत से बने इसके पहले फेज को देश को सौंपे अभी महज 5 महीने ही हुए हैं। लेकिन मानसून की पहली बारिश ने इस मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट को पानी पानी कर दिया। रनवे से लेकर वीआईपी मूवमेंट वाले रास्तों और टर्मिनल के नजदीक हिस्सों में इस कदर पानी जमा हो गया कि निर्माण की क्वालिटी और ड्रेनेज सिस्टम पर सीधे सवाल खड़े हो गए। जेवर की तस्वीरें सामने आते ही समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सरकार को चौतरफा घेर लिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पूछा, अब क्या एयरपोर्ट पर विमान की जगह नाव चलेगी? वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार का सीधा प्रमाण बता दिया। विपक्षी दलों ने इसे सरकार के विकास के दावों के खिलाफ एक बड़ा सियासी हथियार बना लिया है और इस मेगा प्रोजेक्ट की नियत पर सवाल दाग रहे हैं। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी पूरा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा कि किस तरह जेवर एयरपोर्ट में पूरा पानी भर गया, किस तरह कानपुर एक्सप्रेसवे जिसका भी उद्घाटन हुआ है, हार्डली 15 दिन भी नहीं हुए हैं, वो भी पूरा टूट चुका है और पूरा उसमें वाटर की लीकेज है और गड्ढे बने हैं बड़े बड़े। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लीन सरकार है। कम से कम अंग्रेजों के बनाए हुए बिल्डिंग आज भी ये हालात नहीं है, ठीक है। इनके बिल्डिंग बनाए हुए 6 महीने में टूट जाता है, 6 महीने में लीक होने लगती है, 6 महीने में पानी बढ़ने लगता है। तो मुझे लगता है इनको देख के तो अंग्रेज शर्मा जाए कि हमने कम लूटा, ये ज्यादा बड़े लुटेरे हैं। हालांकि सियासी घमासान के बीच बीजेपी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साफ किया है कि ये रिकॉर्ड तोड़ प्राकृतिक बारिश का नतीजा है, जिसे महज 30 मिनट के अंदर ठीक कर लिया गया। और विपक्ष को आपदा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बात सिर्फ जेवर की नहीं है। विरोधी ये पूछ रहे हैं कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लेकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक हजारों करोड़ के ये मेगा प्रोजेक्ट्स पहली बड़ी बारिश में इस तरह क्यों हांफने लगे? वैसे सच ये भी है कि जेवर एयरपोर्ट के मामले में सरकार ने तुरंत कड़ा संज्ञान लिया। योगी सरकार का साफ संदेश है कि निर्माण एजेंसी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर काम में रत्ती भर भी अफसरों की लापरवाही मिली तो बाबा का हंटर चलने में देर नहीं लगेगी। लापरवाही करने वाले सीधे नापे जाएंगे। लेकिन विपक्ष इस संकट में भी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जेवर का जलभराव सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे अफसरों की घोर लापरवाही? सवाल तो ये भी कि जब इस एयरपोर्ट का निर्माण मोदी सरकार ने कराया तो फिर योगी सरकार पर सवाल क्यों? लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। फिलहाल हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं।
देवेंद्र प्रमुख जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ निरंजन पोद्दार भी जी हैं। निरंजन जी आपका भी स्वागत है। और बाकी मेहमान भी जैसे हमें ज्वाइन करेंगे उनसे भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि सीधा आरोप ये लग रहा है कि महज 5 महीने के भीतर नोएडा का आपका वर्ल्ड क्लास विकास हवाई हो गया, धराशायी हो गया, पानी पानी हो गया। आखिर क्यों? अमित जी, आपदा में अवसर ढूंढने से कोई लाभ नहीं होता। ये सब चीज प्रत्यक्ष में है। कोई चीज बनी है। नोएडा का जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना वो एशिया का नंबर 1 है। और दूसरी बात ये है कि पानी, जब बरसात की बात आई है, हो सकता है पानी भरा है और उसमें कोई दिक्कत आई है। ये ऐसा होता है कभी कभार, जो है कुछ आपदाएं इस टाइप की होती हैं कि बारिश की जो क्षमता है जितनी होती है उससे भी ज्यादा हो जाती है। कभी कभी बारिश, अब के बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है। मैं उसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ सबको, प्रदेशवासियों को। रही पानी की बात कि पानी भरा तो वो निकल जाएगा, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो बहुत बड़ा काम नहीं है, उसे निश्चित आप उठाइए, लेकिन इसका अवसर मत बनाइए। उसमें कोई कमी है, कोई चीज है, कोई ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं विपक्ष में रहते हुए, लेकिन इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते कि आप उस एयरपोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कुछ जगह ऐसी होती हैं, चुनिंदा वो जगह हैं, आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, ना फ्लाइट पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना यात्रियों से कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन ये पानी की जो चीज है, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। मैंने पहले भी इस पर बताया था आपको, ये कोई चीज है, समय रहते इसे ठीक कर दिया जाएगा निश्चित। आप इसे जो है ना, जिस तरीके से, जितनी गहराई से उठा रहे हैं, कुछ उसकी क्वालिटी भी उठा लीजिए। आप पानी जो है नहीं, लेकिन क्या देवेंद्र प्रमुख जी, क्या जितना हल्के में आप इस बात को लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उतनी हल्की बात है? क्योंकि आपने खुद ही बताया कि ये एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अगर एशिया का नंबर 1 और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है तो वहां पर सुविधाएं जो हैं वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, और हैं भी। इस बात का दावा भी किया जाता है। तो सिर्फ क्या एक ही बारिश में यहां इस तरीके से वाटर लॉगिंग होना, सवाल तो उठेंगे। जो ड्रेनेज सिस्टम है, क्या उस पर ध्यान नहीं दिया गया? क्या जल्दबाजी में चीजों को अप्लाई किया गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो देना पड़ेगा सर। भाई कोई बाढ़ तो नहीं आई है ना, बारिश ही हुई है। बाढ़ आती तो समझ आता है, सिर्फ बारिश हुई है, बारिश, वो भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, ये आप भी जानते सर। देखिए अभी सर, पहले तो मैं ये क्लियर करता हूँ जी कि मैंने कुछ हिस्सा की बात की है। पूरे एयरपोर्ट पे जो सबसे बड़ी बात है, जो फ्लाइट वहां से हमारी चल रही है, उन पे कोई असर उसका नहीं पड़ रहा है। और ये बारिश की जो बात है, ये बारिश से बहुत अच्छी बारिश मैं कहूंगा इनको। ये जितनी भी बारिश हुई उत्तर प्रदेश में, एक नहीं है, काफी हुई है। और ये कारण भी यही होता है, ये कारण भी थोड़ा सा यही है, ये मौसम इस तरीके का, इसकी रिपेयरिंग जो भी जांच है उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। उसे करने के लिए टेक्निकल चीज यही होती है कि पानी की व्यवस्था वो निश्चित कर दी जाएगी। क्यों चौक हुआ है, ये रुका नहीं है, ये किस तरीके की चौकिंग है, इसमें कहीं ना कहीं जो है, जो चीज उन्होंने बनाई है, टेक्निकल मिलेगी। इंजीनियर्स की जो कमी है, कोई जांच का विषय है तो सरकार वहां नहीं बचेगी, और वो सारी चीज होंगी। मैं उसके लिए नहीं नकार रहा, मैं वहां से भाग ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं आप उस पर क्वेश्चन उठाइए, लेकिन मुद्दे तो और बहुत है देश में। आप बारिश पर जो है डिबेट, इतना कीमती डिबेट जो है चल रहा है, और एयरपोर्ट पर जो चर्चा, उस पर हमने सफाई पहले भी दे दी। हमने पहले भी इस पर बता दिया, ये चीज जब पहली बारिश से दिक्कत आई थी तब भी हमने बताई, इसको शुद्धिकरण निश्चित होगा। लेकिन देवेंद्र जी समस्या पता है क्या है? देवेंद्र जी समस्या ये है ना कि भाई सिर्फ बात अगर एयरपोर्ट तक सीमित होती तो हो सकता है कि इतने सवाल खड़े ना होते। भाई तमाम जो हाईवेज हैं वहां की हालत भी तो आप देख ही पा रहे हैं ना, कि अगर 18 दिन के भीतर किसी का उद्घाटन हुआ और फिर वहां पर 84 छेद हो जाते हैं, 84 जगहों से वो टूट जाता है, तो सवाल तो पूछा जाएगा सर। कैसी बातें आप कर रहे हैं? दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे देख लीजिए, लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेसवे देख लीजिए, इसीलिए तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है आपसे। ये भी बात अच्छी है जी। अगर आपने बने हुए पर चर्चा नहीं की तो जो कमी लगी है आपको, आप वो सवाल उठा रहे हैं, ये मान रहे हैं ना कि इस देश में एयरपोर्ट और हवाई अड्डे या जो है इतने बड़े लंबी संख्या में रोड बने हैं, ये हमारी गारंटी है निश्चित। इस पर हम नहीं बग रहे कि जहां कोई कमी रही है, कोई चीज रही है, वो जांच का विषय है। जिसकी कमी रही है उसको जो छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये विकास जो स्पीड के साथ हुआ है, कुछ जगह इसे नए निर्माण में होता है। ये दैहिक नहीं है, ये दैविक आपदा मैं इसको बोलूंगा,
क्योंकि खाली कमे की बात भी नहीं है, क्षमता नहीं बनी, बड़े हाईवे जितने बने हैं आप उस पर टेक्निकल जांच कराइए। नई मिट्टी डाली है, मतलब आप ये समझिए कि 20-20, 30-30 फुट की ऊंचाई है। वहां संसाधन इस तरीके के हैं कि कोई घटना इस तरीके की जो घटी है, जो जांच का विषय, उस पर काम कर रहे हैं भाई स्पीड के साथ। ठीक है सर, और आप लग रहा है कहीं आप खड़े हो जाइए, बताइए अगर बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभिमन्यु त्यागी जी, अगर कोई समस्या वहां पर पैदा हुई तो भाई ये दावा किया जा रहा है कि महज 30 मिनट के अंदर, यानी कि आधे घंटे के अंदर समस्या को दूर कर लिया गया। एक प्राकृतिक आपदा थी, अचानक से तेज बारिश आई, जल भराव ज्यादा हो गया, उसकी वजह से पानी अंदर चला गया और उस पर आप हो हल्ला कर रहे हैं, इसको सियासी मुद्दा बना रहे हैं। लाभ क्या होगा आपको भाई? जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अमित जी, 11,200 करोड़ का जेवर हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट, और वहां 30 मिनट में इन्होंने कहा 30 मिनट बारिश आई और वो सारा पानी चला गया। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, वो मामूली सड़क नहीं, एक तो एयरपोर्ट है। दूसरी बात, आप ये बता दीजिए, हमारे बिल्कुल काबिल हमारे साथी बैठे, विद्वान साथी हैं, क्योंकि भाजपा की तरफ से है, तो ये बता दें कि आखिरकार कितनी मिलीमीटर पानी जब बारिश बरसा है और उसमें आपके मेरे घर क्यों नहीं डूबे कि वो एयरपोर्ट पे वहां पानी भर गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कितनी पावर रेजिस्टेंस की है जो ड्रेनेज बने हुए हैं, आप उसकी क्लैरिफिकेशन दीजिए। बोलने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो फिर बढ़ जाएगा। आपका वो डिजाइन पे यानी कहीं ना कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठना लाजमी है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात होगी, देखिए इन्होंने कहा बारिश की बधाई हो, मुझे लगा इंद्रदेव कोई बारिश की बधाई देने चले आए, लेकिन आप बारिश की बधाई वहां जाके दीजिए ना जहां नाले आपने साफ नहीं कराए। सड़क पे आके मेरठ में देखिए, मुख्यमंत्री ग्रिड योजना चल रही है, लेकिन सड़क क्या है, सड़क डूबी पड़ी है, घरों में पानी घुसे हुए हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, लखनऊ कानपुर हाईवे के बारे में, 4200 करोड़ का ये हाईवे 13 दिन में क्या व्यवस्था बन गई। 13 दिन में व्यवस्था ये हो गई कि अपर सरफेस जो है, खुद एनएचएआई ने अपनी गलती मानी है, सरकार गलती मान रही है। तीसरा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे वहां क्या दिक्कत आई है, वहां भी सेम दिक्कत आई है, एनएचएआई को नोटिस जारी करना पड़ा। और हमारे भाई क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ, विपक्ष को तो सिर्फ सवाल करने की आदत है। अरे आप पर तो नोटिस दे दिया है वहां प्रोजेक्ट मैनेजर को, वो एनएचएआई ने क्यों दिया, यानी उन्होंने गलती मानी, पर आप यहाँ गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि आप गलती मानेंगे नहीं। गलती किसकी होगी, जो अपने हक की बात करेगा, किसान करेगा उसको खालिस्तानी कहेंगे, नौजवान बात करेगा उसको पाकिस्तानी कहेंगे, उन पे पैलेट गन से गोलियां चलाएंगे। आम मजदूर मांगेगा, नोएडा में मजदूर मांगेगा, ये कर्मचारी मांगेंगे, उनको आप पाकिस्तानी कहीं ना कहीं उनका नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना अभिमन्यु त्यागी जी, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं पे भाई वाटर लॉगिंग पहली बार हुई है। जब बारिश ज्यादा होती है तो जल भराव तो हो जाता है भाई। दिल्ली में हमने देखा, जब शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, वो तो देश की राजधानी है, वहां भी कई जगह जल भराव हो जाता था, कई दिन तक पानी भरा रहता था। पैसे देते हैं लोग, और 30 मिनट कुछ भी नहीं है। आप ये बता दीजिए आखिरकार कितनी बारिश हुई है प्रदेश में, ये बता दीजिए। कोई मशीन है कुछ आपके पास? आप ये बता दीजिए कैपेसिटी कितनी है आपके ड्रेनेज की। अल्लाह, हम ये सवाल करें तो गलत है। आप कैपेसिटी बता दीजिए उसे लेके बैठते हैं प्रमुख साहब, तो अच्छा होता। आपके पास कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें, इनसे काम थोड़ा चलेगा। कानपुर में आप बताइए, लखनऊ कानपुर महज 13 दिन लगे उसको, शिकायत आ गई सामने, 40 मीटर टूट गई सड़क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक वीडियो है, तो दुनिया भर की तमाम फोटो वीडियोस है, और एनएचएआई ने नोटिस जारी कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजर पर, कंपनी को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन हमारे भाई मानेंगे नहीं, ये कह देंगे तो विपक्ष जो है वो सवाल पूछता सरकार को बिना। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास में लौटूंगा। मनीष जी स्वागत है आपका, थोड़ा देरी से आप जुड़े, ठीक है आता हूं मैं आपके पास। लेकिन मनीष जी, आम आदमी पार्टी को ये भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत क्यों नजर आ रहा है भाई? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें महाघोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और इसी वजह से जलभराव देखने को मिल रहा है? वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जिसको कहा जा रहा है एशिया का नंबर 1 है, वहां ऐसी फैसिलिटी, जब देश विदेश के जो नागरिक हैं, जो यात्री हैं, जब वहां पर वो पहुंचेंगे और इस तरीके से जलभराव उनको मिलेगा देखने को, तो वो क्या सोचेंगे? अमित जी, आपको नमस्कार और सभी को मैं नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। आपके सवाल में ही एक जवाब छिपा हुआ है अमित जी। ये आम आदमी पार्टी नहीं, आज देश का हर एक नागरिक सवाल कर रहा है कि जिस हवाई अड्डे का आपने कुछ दिन पूर्व ही, कुछ माह पूर्व ही उद्घाटन किया था और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने का आपने ढिंढोरा पीटा था,
उसकी आज क्या हालत कर दी है, जबकि बारिश एवरेज से रिकॉर्ड कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, कम मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। अगर बारिश ज्यादा होती, 80 mm 90 mm की बारिश होती और रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती तो वो एक वजह बन सकती थी। देश के अन्य एयरपोर्ट में भी ऐसा तस्वीर देखने को नहीं आया है। लेकिन जिस आनन फानन में आपने इसका उद्घाटन किया, आपने देश को समर्पित किया और 11,000 से ज्यादा करोड़ आपने इस पे लागत लगी है, ऐसी एयरपोर्ट जिस पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने का रिकॉर्ड हासिल हो और उसकी ये हालत हो जाए, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। और भ्रष्टाचार और भाजपा का नाता जो है कोई नया नहीं है अमित जी। अगर आप देखेंगे इस सरकार के दिन अब कुछ जो समय है, कुछ दिन चंद गिनती के रह गए हैं। जिस प्रकार से यह सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में, चोरी में लिप्त है। मैं अगर आपको आंकड़ा गिना देता हूं, वोट चोरी से लेके, चंदा चोरी से लेके, पेपर लीक की चोरी, और अभी आपने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला अस्पतालों में हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ है। और वो छोड़िए, 2 दिन पूर्व अभी देखा आपने किस प्रकार से साइकिल घोटाला कर दिया इन्होंने। तो ये सरकार की जो है ऊपर से लेकर नीचे तक लिप्त है। और जब आप इनसे सवाल करेंगे तो ये राजा हरिश्चंद्र बनने का नौटंकी करेंगे, ड्रामा करेंगे। अब तस्वीर आपके सामने है। ऐसा एयरपोर्ट ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना एयरपोर्ट है, 10, 20, 50 साल पुराना एयरपोर्ट है। लेकिन भाई ऐसी तस्वीरें नहीं मनीष जी, जब आपकी सरकार थी दिल्ली में तब भी तो ऐसी तस्वीरें हम देखने को देखते ही थे, देखने को ऐसी तस्वीरें मिलती ही थी। और मिंटो ब्रिज हो या दिल्ली का कोई और इलाका, तमाम जगह। और आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो नाव चला के उसमें तैरते नजर आते थे, बैठे हुए नजर आते थे। बिल्कुल, देखिए लो लाइंग एरियाज और यमुना बेल्ट और उसकी अगर आप कंपेयर करेंगे एयरपोर्ट की, तो देखिए कहीं से भी ये जायज नहीं है। और जो तस्वीरें थी, आज मिंटो ब्रिज की जो तस्वीर है, आज आम भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल एक काम किया है कि इन्होंने मिंटो ब्रिज को बिल्कुल साफ कर दिया। तो हम तो यही मांग करते हैं कि मिंटो ब्रिज को अलग देश घोषित कर दो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिंटो ब्रिज बना दो। मैं हर बार ये मिंटो ब्रिज की तस्वीर दिखाते हैं और कंपेयर करते हैं पहले के सरकारों से। अरे दिल्ली में अन्य भी दिल्ली है, यमुना बेल्ट है, नरेला है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, हर दिल्ली जलमग्न है। आपने देखा किस प्रकार से इस बार क्लांट प्लेस की दुकानें जो है जलमग्न हो गई, व्यापारी भाइयों को लाखों की नुकसान हुआ है। तो ये सरकार जो है सिर्फ मिंटो ब्रिज का उस तस्वीर दिखा के, जैसा कि आपने सवाल किया, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, सिर्फ आंख मिचोली करना जानती है, कैसे जनता को आंखों में धूल झोंका जाए वो आप। और पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने क्या, पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से प्रदूषण के डाटा में, AQI डाटा में हेरफेर किया। इन्हीं सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, जिन्होंने संसद के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर में बड़े दावे से कहा था कि दिल्ली का जो है आंकड़ा जो है आज तक 250 से ऊपर पार नहीं हुआ है। और उनके बंगले के बाहर लुटियंस में 900 से ज्यादा AQI बरामद किया गया था। इन्हीं की सरकार की मुख्यमंत्री हैं कि किस प्रकार से वो दावा करती हैं, कूड़े के पहाड़ को तुमको जाना होगा और कूड़े के पहाड़ को इलीगल माइनिंग करके, बिना उनका जो बायो माइनिंग का, बिना बायो माइनिंग किए हुए उसको दिल्ली के अन्य जो ग्रामीण इलाका है वहां पे डंप कर दिया जाता है। तो ये सरकार की कथनी और करनी है। और आप अगर करेंगे तो ये फिर से वही करेंगे जिसको हम लोग जो बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। आप इनको बात करेंगे, ठीक है, मान लो भाई कि तुमने कमी किया, तुमने ठेका अपने मनपसंद लोगों को दिया होगा, तुमने भ्रष्टाचार किया, मान लो गलती हो गई, आगे सुधार लेना, तो नहीं इस पर दलील देंगे, इस पर आपसे दलील करेंगे। अरे आप इनसे बात करेंगे रांची की, आपको ये ले जाएंगे कराची। मान लो गलती हो गई, मान लो चंदा चोरी हो गई, मान लो तुम चोर हो, मान लो हम भ्रष्टाचारी हैं। नीट में क्या किया इन्होंने, पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थे। और इनके मंत्री जब बेशर्म मंत्री, चलिए ठीक है सर, लौटेंगे क्योंकि नीट को लेकर भी बहुत चर्चा हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। लेकिन जितेंद्र जी, भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या अब यहां पर नाव चलाएंगे क्या? तो भाई इतना पानी तो नहीं भरा कि नाव चल जाए। मतलब किसी भी चीज की हद होती है ना। आपदा में अवसर खोज रहे हैं अखिलेश यादव, बीजेपी आरोप लगा रही है। पहले तो सभी को समाजवादी परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार जी। नमस्कार। तो अमित जी, मुझे लगता है कि आप वहां हो आए हैं, नाप के आए हैं बकायदा। कहां तक पानी था? आपके घुटनों तक था या कमर तक था? पानी का लेवल नापा? अखिलेश यादव गए थे क्या नापने? अच्छा, अखिलेश यादव ने नापा था क्या पानी का लेवल, जो वो कह रहे हैं कि उसमें नाव चल जाएगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप बताते हैं कि नापा था या नहीं जी। आपने कहा ना कि वो नहीं चल पाएगी। तो जिस तरीके से दृश्य सामने आए हैं तो साफ लग रहा है कि नाव चल जाएगी। तो एयरपोर्ट में अगर साथ में नाव चल जाएगी तो कोई गलत बात थोड़ी ना है क्या? शायद ये लोग कोशिश कर रहे थे एयरपोर्ट भी साथ में, बंदरगाह एक साथ बना दें। शायद इन लोगों का ऐसा कोई मिशन था। बात
क्या है अमित जी, देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये है, आज जो डिबेट हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि आपदा में अफसर, इस बात पे नहीं हो रही मोदी योगी सरकार में भ्रष्टाचार की चरम सीमा भी पार। मतलब आज भी सवाल विपक्ष से है। आज डिबेट ये होनी चाहिए। सवाल तो हमने पूछा है, नहीं सवाल तो हमने पूछा है कि क्या घटिया क्वालिटी का निर्माण कराया गया। हम तो पूछ रहे हैं सवाल, कैसी बात आप कर रहे हैं? आप सवाल पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन अब वही है ना कि सर, अब जिस चश्मे से आप देखना चाह रहे हैं वो तो आप उसी से देखेंगे, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे जो सवाल चल रहे हैं आपकी टीवी की स्क्रीन के ऊपर, आप समझ पाएंगे कि हम क्या सवाल पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, और सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा, ये तो हम भी जानते हैं। आपकी हेडलाइन जी सर देखिए, आपकी हेडलाइन ऊपर आ रही है अमित शर्मा जी, बड़ी साफ साफ लिख के आ रही है, अफसरों पे चलेगा हंटर, और नेताओं पे हंटर नहीं चलेगा। नहीं तो बीजेपी कह रही है उन पे हंटर नहीं चलेगा। नहीं, लिखिए जरा वहां साफ साफ कि मोदी योगी सरकार में भ्रष्टाचार की हदें पार। साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में, कैसे डूब गया एयरपोर्ट, कैसे पानी पानी हो गया एयरपोर्ट। चलिए सर, अगली बार से कोई चर्चा करेंगे, अगली बार से कोई चर्चा करेंगे तो जितेंद्र सिंह मल्ली साहब से पूछ लेंगे कि सर बताइए ये चर्चा का विषय है, अब इसमें आप बताइए कि इसमें क्या लोअर बैंड दें क्या टॉप बैंड दें। चलिए मैं तो मानने को तैयार हूं, मैं तो सर कह रहा हूं अगली बार मुझे मदद मिल जाएगी, मुझे सर मदद मिल जाएगी। मुझे बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है सबको लिखने में, तो मुझे अगर आप बता देंगे, मैं एक फोन आपको कर लूंगा और आप अगर बता देंगे कि भाई ये चलाइए तो अच्छा है, मेरी मदद हो जाएगी। क्या दिक्कत है उसमें? चलिए मैं बता देता हूं जैसे आपको एकदम साथ में कांग्रेस के समय की दिल्ली याद आ जाती है ना, याद आ जाता है एकदम साथ में कि वो दिल्ली में भी सड़कें बह जाती थी, थोड़ा एकदम याद आता है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हेडलाइंस जो है पहले कैसे बनती थी 14 से पहले, थोड़ा वो भी पैटर्न याद आ जाए, थोड़ा सा वो भी है ना कि कैसे तबाह हो गया एयरपोर्ट, पानी पानी हो गया मोदी सरकार में। जैसे तो जुमला शब्द आ गया, झूठा नहीं रह गया ना, लेकिन कैसे झूठों की हद पार हो गई। थोड़ी हेडलाइंस बन जाए रोचक, मतलब नया शब्द झूठा ना कहना पड़ जाए किसी व्यक्ति को। अब वो जुमलेबाज हो गया कि जुमलेबाज का एयरपोर्ट जो है पानी होता था तुम्हारी सरकारों में, हेडलाइन इसीलिए बनती थी। अब होता क्या है, दो बातें होती है राकेश जी, झूठा या सच्चा। जल गई है और छूट गए। मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, इनको बोलिए, अगर इनको बोलना है तो मैं चुप हो जाता हूँ, और लूट गए, और अगर मुझे बोलना है तो इनको म्यूट करिए। आजम खान ने और आपका शासन प्रशासन, अरे ये तमाशा भाई साहब, अमित शर्मा जी, ये मैं बीच में यहाँ हुड़दंगबाजी हुल्लड़बाजी नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है देवेंद्र जी कोई बात नहीं, एक बार सुन लीजिए उनको, देवेंद्र जी एक बार उनको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास, आप काउंटर करिएगा सर, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। जितेंद्र जी बोलिए आप। मेरी भाषा की शैली जो है इस तरीके की नहीं है कि मैं इनके साथ बकवास करूं, ये हो अल्लाह करूं। इनसे बोलिए उंगली उठाएं, जब समय मिले तो बोले, बीच में हाँ नहीं, बातें सुने, अपनी बात जो समय मौका मिले तो ये बात रखें। आज डिबेट का टॉपिक है एयरपोर्ट। अच्छा मैं आ रहा हूँ देवेंद्र जी, आ रहा हूँ देवेंद्र जी, जवाब तो आप ही को देना है सर। देवेंद्र जी भाई सरकार में आप ही को जवाब देना है सर। मैंने बताया आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है सर, तो आप ही को जवाब देना होगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, जितेंद्र जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आपके पास लौट रहा हूँ सर। मैं आ रहा हूँ देवेंद्र जी, आ रहा हूँ। समय खराब कर रहे हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। बोलिए जितेंद्र जी, आप पूरा करिए, जितेंद्र जी आप पूरा करिए। अभी देखिए एक और मेहमान है मेरे पास, उनके पास तो मैं गया जी। हाँ आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मैं, देवेंद्र जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। नहीं बिल्कुल अमित जी, मैं बात पूरी करूंगा। पहले आपसे अनुरोध है, आपसे विनम्र अनुरोध है। ठीक है बोलिए, चुप कराइए, वो चुप है, बोलिए बीच में आप बोलिए सर, बोलिए जितेंद्र जी, वो चुप है, बोलिए आप जी। तो आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कैसे भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार हो गई। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बताया जाता है, 11,000 करोड़ से ज्यादा लागत लगी है। पहली बारिश, सामान्य से भी कम बारिश, ये देश को पता लगना चाहिए कि सामान्य से भी कम बारिश, केवल 25-30 मिनट की फुहार या देश के, ये फुहार केवल एयरपोर्ट पे नहीं पड़ी, ये फिर बीच में वो कूद रहे हैं भाई, बारिश हुई है, ये बीच में फिर कूद रहे हैं। जब जाके जो चुप कराइए, जब सच्चाई सुनने में मिर्ची लगती है तो कूदेंगे। अरे मुद्दा लेकर आइए। ये राकेश जी ये क्या है, ये अगर इस तरीके की आपको डिबेट करानी है, जमीनें लूटी हैं, आपका प्रशासन किसकी भैंस सुनता है?
ये क्या कर रहे हैं? ये क्या हल्ला कर रहे हैं बीच में? कोई बात नहीं जितेंद्र जी आप भी जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है? जितेंद्र जी आप भी जवाब दीजिए, अगर आपके पास पुख्ता तौर पर कोई जवाब है तो आप बोलिए, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं दिक्कत है, ये हो हल्ला करने के लिए नहीं बैठे हैं। जवाब आप इनको समय दे दीजिए, मैं चुप रहूंगा। इनको कहिए बोले, जब मैं बोलूं तो जाके आस्क हिम टू बी क्वाइट। पूछ लो मेरे भाई को, मेरी डिबेट 3 डेली होती है, मैं हुल्ला करने कहाँ आऊंगा तुम्हारे पास? इतना समय नहीं है, मैं बताता हूँ, ऑन एविडेंस बता रहा हूँ। 400 दंगे हिंदू मुसलमान, आजम खां की भैंस ढूंढती थी सरकार तुम्हारी, पता उत्तर प्रदेश का तुम्हें? पश्चिम का व्यक्ति बैठा टीवी पर, देखना कव्वाल कैसे जलवाया था, पूरा प्रदेश जला दिया। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं जितेंद्र जी। हाँ ठीक है, जितेंद्र जी जवाब दे रहे हैं आप। देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र जी अब जवाब ले लेते हैं, ये लगातार मेढक की तरह कूद रहे हैं बीच में। अच्छा ठीक है, नहीं प्लीज कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं, शब्दों का ध्यान रखिए। आप इन्हें बोलिए कि जब इन्हें समय मिलता तो मैं भी यहाँ चिल्लाता रहता हूँ। ठीक है, कर लीजिए डिबेट, मैं भी करता हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, अब आपने इतने महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए, एक बार सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए प्लीज, एक बार जवाब सुन लीजिए। ऐसे डिबेट हो जाएगी? बोलिए सर, बोलिए आप, बोलिए, वो चुप है सर, बोलिए। मेढक कितने बार आके कूद रहे हैं, इन्हें कहिए कम से कम अपना टाइम में बात करें। पर्सनल कमेंट करेंगे तो चीजें खराब होंगी सर, समय बहुत कम है, बोलिए ना आप, बोलिए। नहीं तो इन्हें सिखाइए ना, आस्क हिम टू लर्न मैनर्स एंड एटिकेट्स, देन कम इन द डिबेट। नहीं सर, आप सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है सर, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। देखिए फिर कूद के आ गए। बोलिए सर, बोलिए आप, आजकल ऑनलाइन फिर कूद के आ गए भाई। अच्छा चलिए, मैं आता हूँ, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, निरंजन जी बुलाइए। अमित शर्मा जी देखिए, अगर आप मुझे डिबेट में बुलाते हैं तो मैं आपसे पहली बात लास्ट में फिर मैं कह रहा हूँ, सम्मान के साथ, समय के साथ, हिसाब से। नहीं सर, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूँ ना सर, मैं जितेंद्र जी आपको पूरा मौका दे रहा हूँ बोलने के लिए, लेकिन आप क्या है कि देवेंद्र जी के साथ आप उलझ रहे हैं जबरदस्ती। मैं तो कह रहा हूँ कि आप बोलिए सर, आप अपनी बात रखिए, वो चुप है, उन्होंने सवाल डाल बीच में वो बार-बार चिल्ला रहे हैं, कैसे बोलूं? अच्छा बोलिए, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, अच्छा कैसे बोलूं? मैं फिर से आपको 1 मिनट दे रहा हूं सर, जल्दी से आप बोलिए प्लीज, मुझे आगे बढ़ना है सर, जल्दी से डिबेट में रहिए, डिबेट अरे इनको चुप तो कराइए। अच्छा ठीक है, देवेंद्र जी आ रहा हूं मैं, प्लीज देवेंद्र जी प्लीज, हाँ बोलिए आप। ये देश आज देख रहा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं चाह रहा कि देश के सामने वो फैक्ट्स जाए, वो नहीं चाह रहे, और ये यही करते हैं, यही सदन से भाग रहे हैं और बाद में आके कहते हैं हम लोग चर्चा करना चाहते थे, ऐसे ही चर्चा करना चाहते हैं सदन में। वो हल्ला, फैक्चुअल बातें ना जनता तक पहुंचे। 11,282 करोड़ में एयरपोर्ट बना, आधे घंटे की बारिश नहीं सह सका। क्या मोदी जी सामने आएंगे, कुछ उस पर बोलेंगे? साहस नहीं है। 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं? ठीक है जितेंद्र जी, आता हूं मैं आपके पास। जितेंद्र जी समय की एक सीमा होती है सर। निरंजन जी क्या लग रहा है आपको, माजरा क्या है? क्या वाकई में आपदा में अवसर खोजा जा रहा है या एक ऐसा मुद्दा है जिसको उठाने की जरूरत है ताकि सुधार हो सके? क्या लग रहा है आपको? देखिए अमित जी, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप और ये जिसको यूं कह सकते हैं कि समझाने और भरमाने की जो राजनीति चलती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जो मुद्दा आपने लिया है, मेरे इसके अंदर 2 पहलू हैं। एक पहलू ऐसा है कि जिसके अंदर कहीं जाकर के एक संदेह उत्पन्न होता है। संदेह उत्पन्न इसलिए होता है कि आगरा लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे बनता है, और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। और उस कंपनी के जो काम के अंदर जो कमियां दिखी, सरकार कह रही है कि हमने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, हमने इस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, इसकी जो जमानत राशि है वो हमने जब्त कर ली। लेकिन बैक टू बैक उसी कंपनी को बनारस एयरपोर्ट के पुनर्निर्माण का, या यूं कहें कि बनारस एयरपोर्ट के रिपेयरिंग का, डेवलपमेंट का उसको ठेका मिल जाता है। और आपने भी खबर पढ़ी होगी, आपने भी समाचार देखा होगा कि जिस तरीके से उसने बनारस एयरपोर्ट के ऊपर कई यात्रियों के प्राणों से जिन्होंने खेला है, यानी कि जिस तरीके से रनवे के ऊपर उनके डंपर गिटियां बिखेर करके गए, और आपको पता होगा कि भाई कई फ्लाइटें वहां से टेक ऑफ और लैंड करती हुई दिखाई दी उन गिटियों के ऊपर। उसके बाद में एक पायलट ने उसकी अपने एटीसी को सूचना दी, उसके बाद में लगातार 9-10 फ्लाइटें वहां से डाइवर्ट की गई, किसी को अयोध्या भेजा गया, किसी को लखनऊ भेजा गया, और उसकी साफ सफाई की गई, और कई घंटों तक वो एयरपोर्ट बंद रहा। तो भाई ये जो पीएनसी जो इंफ्राटेक है, ये
जो आगरा के जो जैन बंधु हैं, जैन परिवार है, उनकी कंपनी है, इनके साथ इतना लगाव क्या कि इनको एकदम इनको ब्लॉक करके क्यों नहीं रख दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, अभी जिस तरीके से जेल और एयरपोर्ट की बात चल रही थी, तो देखिए यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। यहां पे तमाम प्रवक्ता इस तरीके से बात कर रहे थे कि जेल एयरपोर्ट जैसे पहली बार इसके अंदर वहां ध्वस्त हो गया और सारी की सारी चीजें वहां पे धड़ाम हो गई हो। भाई वहां पे पानी भरा है और कोई भी चीज, और विशेषकर आपको मैं बता दूं अमित जी, इसके अंदर आप इस चीज को भी समझिए, जो इस सरकार की जो एक पॉलिसी रही है कि जिसका भूमि पूजन हम करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, अनावरण भी हम करते हैं, यानी कि उसका शिलान्यास भी, जिसका शिलान्यास करते हैं उसका अनावरण भी हम करते हैं। तो जिस द्रुत गति से ये कार्य करवाते हैं, उसके बाद में जब तक कोई बारिश या इस प्रकार का कोई अगर वो चीज नहीं होती है, तब तक उसकी टेस्टिंग पीरियड नहीं होती। और अभी अगर मान लीजिए इस बार वहां पे कुछ पानी जल जमाव हो गया, जल भराव हुआ है वहां पे, कोई ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट की कोई छत गिर गई है या एयरपोर्ट ध्वस्त हो गया है या वहां पे कोई इतना कोई बड़ा कोई समझ लीजिए कोई विनाशकारी वो सारा काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं, वहां पे जल भराव हुआ है। और जल भराव की व्यवस्था अगर मान लीजिए इसको सुधार करके अगली बारिशों के अंदर भी अगर वो होता है, तब तो है निर्माण कार्य और तमाम चीजों के अंदर कमी। अन्यथा आपको मैं बता दूं, कई चीजें ऐसी होती हैं, हम भी अपना घर बनवाते हैं और जब बारिशें आती हैं तो पता चलता है ये लंटर हमारा फलानी जगह से सीलन दे रहा है या फलानी जगह से चू रहा है। उस समय हम कोई चोरी नहीं करते, हमने अपना निर्माण करवाया, अपनी पैसा लगाया, तो हम ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हमने कोई घूस खा गए। लेकिन एक चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मशीनरी के ऊपर ये अंधा विश्वास करते हैं, हो सकता है सरकारों की, चाहे वो राज्य सचिवालय हो, चाहे वो केंद्रीय सचिवालय हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, उस स्तर के ऊपर हो सकता है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार है, इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कंट्रोल करने में बिल्कुल विफल रही है। और पिछले 12 साल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं, मैं पहली योजना से बात कर रहा हूं, आप ये मान के चलिए जो स्वच्छता अभियान है उससे लेकर के नोटबंदी है, उसके अलावा जितने भी अभियान है, सारे के सारे अभियान, इनके फेल होने के या इनके उस धरातल पे नहीं आने का कारण है केवल मशीनरी का फेल्योर। क्योंकि जिस तरीके से मशीनरी के अंदर आप ये समझ लीजिए भ्रष्टाचार का एक मकड़ जाल बन चुका है। ठीक है अमित जी, नोटबंदी की जो परियोजना है वो फेल क्यों हुई आपको पता है? मैं 10 सेकंड और लूंगा। जल्दी से सर, जल्दी से। उसका सबसे मुख्य कारण ये था कि बैंकों ने जिस तरीके से कमीशन ले लेकर के नोट अंदर भर लिए, सरकार को कुछ हाथ ही नहीं लगा। जो सरकार का जो मंशा थी वो सारी मंशा तो फेल हो गई, क्योंकि बैंक मैनेजरों के हाथ में सारी की सारी कमान थी। आज तक सरकार ने उस चीज से समझ करके ये नहीं चीज सोची कि भाई जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम परियोजना लेके आ रहे हैं। आज भी आपको एक चीज और मैं बताऊं, सरकार ने अभी एक योजना चालू की है गल्फ खाड़ी युद्ध के बाद में, जिसको ECLGS स्कीम बोलते हैं, यानी कि MSME के उत्थान के लिए। लेकिन आपको मैं 10 बैंक बता सकता हूं जो ये कहते हैं हमारे यहाँ ये योजना चालू नहीं है। अरे भाई, आपका बैंक RBI से अलग है क्या? सरकार उसकी क्रॉस मॉनिटरिंग नहीं करती कि कौन आदमी इसको वंचित या जो लाभान्वित वर्ग है उसको पहुंचा रहा है, या कौन आदमी जवाब दीजिए। क्योंकि भाई निरंजन जी का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस सरकार में आउट ऑफ कंट्रोल है। आपका जवाब? देखिए, क्वेश्चन उठना लाजमी है, लेकिन मैं एक चीज और कहता हूं कि आप जो है सवाल कीजिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है जवाब देने की। प्रशासनिक हो, आप जिस हम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो एयरपोर्ट का, उस पर निरंजन सर ने जो बोला है वो आपदा वाली बात भी है। वो बात तो ये तय होगी है, किसी के भी साथ हो सकता। रही बात, हाँ अकबर, जब आप हमारे अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, अगर कहीं जांच की जरूरत है तो मैं तो ये कहता हूं खुले डंके की चोट पर, चैनल पर कह रहा हूं, बड़ी बात है कि आप विद एविडेंस जितनी भी कहीं घटना इस तरीके की हैं या कहीं लगता है तो उस पर जो ओपन कर बता दीजिए, आप टच कर दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि सरकार इतनी गंभीर है कि 1 मिनट नहीं लगती, चाहे वो SP हो, DM हो, कोई भी स्तर का अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाता। उसमें हम इसमें नौकरशाह को कहीं बढ़ावा देते नहीं है अपनी सरकार, सब लोग देख रहा है। लेकिन आपको कहीं लग रहा है तो मैं इसे नकारता नहीं हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं कि आप इस पर जो है
आप दे चलिए सकते सर, समय हैं, मेरे पास कोई इतना ही आपकी नजर है। में मैं चाहता है। था एक बार सबके पास और आ जाऊं, लेकिन समय मुझे इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है। जल्दी से 10 सेकंड में जल्दी से जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं? जल्दी सर, आपने म्यूट कर रखा है। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्योंकि योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो भी रही है तो सरकार को देखना होगा। लेकिन सवाल तो यह भी कहा जब पूछा जाएगा कि निर्माण कराया मोदी ने, तो फिर योगी पर सवाल क्यों? फिलहाल इतना ही, देखते हैं हिंदी खबर। नमस्कार।